हेलो एवरीवन, वेलकम इन दीक्षा क्लासेज। अभी तक हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट में पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, यूनिट्स क्या होते हैं, मेजरमेंट क्या होता है और डिफरेंट तरह के यूनिट्स के बारे में भी जाना था। आज हम देखेंगे कि उन यूनिट्स को सेट कैसे किया गया, क्या स्टैंडर्ड हैं जिनके बेस पर उन यूनिट्स को डिफ़ाइन किया गया था। तो सबसे पहली डिफिनीशन है आपका बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, दोनों का हमें देखना है कि कैसे वो डिफ़ाइन की गई है। तो सबसे पहले आता है मीटर। मीटर को कैसे डिफ़ाइन किया गया, देखिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मीटर को डिफ़ाइन करने के पहले हम कैसे जो लेंथ स्टैंडर्ड लेते थे, जिसके बेसिस पर हम लेंथ को मेजर करते थे, उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, क्या क्या दिक्कत थी, क्या चेंजेज हो जाते थे। तो देखिए, सपोज करिए कि ये कोई लेंथ है, ठीक है, ये कोई लेंथ है और अब मैं अगर इसको रोटेट करा दूं, अगर मैं इसको रोटेट करा दूं, मान लीजिए ये कोई लेंथ है एल, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग की, आप ऐसा मानिए कि पतली सी रॉड है, और इसको अगर मैं खूब तेज़ी से काफ़ी स्पीड से रोटेट कराऊं ओमेगा से, तो मैं अगर पाऊंगा कि इसकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। मैं पाऊंगा कि इसकी लेंथ जो है वो स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप तेज़ी से मूव कराते हैं तो इस पर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। वो फोर्स उसको एक तरह से एक्सटेंड करने की कोशिश करता है और फाइनली इसकी लेंथ में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाती है। तो कहने का क्या मतलब है? अच्छा, एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि आपकी स्प्रिंग ही है, ठीक है, ये स्प्रिंग है और आप इसको रोटेट करा दिए ओमेगा से, ठीक है। आप तेज़ी से पकड़ के ऐसे ऐसे रोटेट कराइए। अगर आप ऐसे ऐसे रोटेट कराएंगे तो पाएंगे कि स्प्रिंग की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज कर जाएगी। कैसे? ऐसे है अगर स्प्रिंग, तो थोड़ा सा स्प्रिंग का जो लेंथ है वो इंक्रीज करके कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा ऐसा स्लाइटली इंक्रीज कर जाएगा ये एक्स से। तो पता चला हम पढ़ रहे थे एल, ठीक है, अगर ओरिजिनल लेंथ थी एल, लेकिन स्पीड में होने की वजह से अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे तो कितना हो जाएगा? एल प्लस एक्स। तो अगर कोई चीज़ स्पीड में है तब हम लेंथ मेजर करेंगे तो वो हमारे पास एक्चुअल लेंथ कभी नहीं होगी, क्योंकि स्पीड में जो लेंथ होती है वो हमेशा बढ़ी हुई लेंथ होती है। अगर कोई चीज़ मूव कर रही है, रोटेट कर रही है, तो आप देख रहे हैं कि उसकी लेंथ बढ़ी हुई है, बढ़ जा रही है। तो अब रोटेट करती हुई चीज़ का अगर आपने लेंथ मेजर किया और आपने कहा 1 मीटर है या 10 मीटर है, 10 मीटर है, या आपने कहा 6 मीटर है, तो अगर वो चीज़ रेस्ट में आएगी तो आप पाएंगे कि उसका मास स्लाइटली कम हो गया है। इसका मतलब ये था कि स्पीड में अगर आपने मेजर किया है कोई चीज़, कोई लेंथ आपने मेजर किया है, तो वो कभी भी सही लेंथ नहीं है, वो हमेशा बढ़ी हुई लेंथ है। और आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में भी ये बताया है कि आपका लेंथ, मास, टाइम, ये आपके स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के केसेस में बताया जाता है कि आपका जो मास होता है एम नॉट अंडर रूट थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से 1 माइनस वी अपान सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। यानी अगर आपकी स्पीड इंक्रीज करेगी तो निश्चित है कि आपका मास भी इंक्रीज करेगा। एम नॉट होता है मास इन रेस्ट, वी होता है आपका वेलोसिटी जिससे आप मूव कर रहे हैं, और सी होता है लाइट की स्पीड। तो स्पीड में आपका मास भी इंक्रीज कर जाता है, आपका लेंथ भी इंक्रीज कर रहा है, जिसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर दिया। टाइम में भी आपका इंक्रीमेंट हो जाता है स्पीड में, ठीक है। तो आपका कहीं ना कहीं आपकी टाइम, मास और वेलोसिटी, ये चीज़ें आपकी स्पीड पर डिपेंड कर रही हैं। ये आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था। तो अब सपोज करिए हम अर्थ पे ही कोई चीज़ मेजर करें, तो क्या हमारी द्वारा जो लेंथ मेजर की गई, क्या वो ओरिजिनल लेंथ होगी? अगर हम मून पे चले जाएं, या सपोज करिए जुपिटर पर चले जाएं, या मार्स पे चले जाएं, और यहाँ पर हमने 1 मीटर मेजर किया है, तो क्या वहाँ पर भी वही लेंथ होगी? सीधा सा सवाल है, क्या होगी? तो नहीं होगी, जरूर आपके लेंथ में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि आपकी अर्थ रोटेट कर रही है, हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है। तो अब रोटेट अगर कर रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारी लेंथ थोड़ी बहुत इंक्रीज की होगी, ठीक है। और हम अगर यहाँ पर कोई चीज़ मेजर कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल लेंथ तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अर्थ रेस्ट में होती तो हमारी सारी चीज़ें रेस्ट में होती, तब हम जो चीज़ मेजर करते वो 100% ओरिजिनल मेजरमेंट होता, ओरिजिनल होता। लेकिन मूवमेंट की वजह से जो लेंथ हम मेजर करेंगे वो लेंथ बढ़ी हुई होगी, वो लेंथ कुछ ना कुछ बढ़ी होगी। जैसे आपको मैंने स्प्रिंग का केस दिखाया
यहाँ पर आपके पास स्प्रिंग का केस मैंने दिखाया, एक रॉड पतली सी लीजिए, उसको रोटेट कराइए तो आप पाते हैं लेंथ बढ़ी है। तो ऐसे हम अर्थ में, अर्थ भी रोटेट कर रहा है, तो रोटेट कर रहा है तो उस वक्त अगर हमने मेजर किया तो वो लेंथ जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बढ़ी होगी। अब अगर हम दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं और उस प्लेनेट की स्पीड कुछ और हो, सपोज करिए अर्थ से कम हो, तो वहाँ यहाँ पर अगर हमने 1 मीटर मेजर किया था, पता चला हमने इतना मेजर किया और वहाँ पर जाकर लेंथ कुछ और हो जाएगी, जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। अगर हम किसी ऐसे प्लैनेट पे चले गए जिसके रोटेशन की स्पीड अर्थ के रोटेशन की स्पीड से ज़्यादा है, तो पता चलेगा वहाँ पर स्पीड और इंक्रीज हो गई। जिसको हम यहाँ से मेजर करके ले गए थे कि 10 मीटर 6 मीटर है, वहाँ पर पता चला 7 मीटर की हो गई। तो ऐसे में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। ऐसे में आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, यानी आपका मेजरमेंट बार बार चेंज हो रहा है। तो अब प्रॉब्लम थी कि आखिर स्टैंडर्ड सेट कैसे किया जाए, क्योंकि लेंथ भी वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, मास भी आपके स्पीड पर डिपेंड कर रही है और टाइम भी स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेंथ भी स्पीड के हिसाब से इंक्रीज कर जा रही है, मास भी स्पीड के हिसाब से इंक्रीज कर जा रही है। तो पता चला अगर हमने अर्थ पर कोई लेंथ मेजर किया और कहीं और प्लैनेट पे चले गए, सपोज करिए इसरो के साइंटिस्ट को रिसर्च करना और यहाँ से 1 मीटर का कोई सैटेलाइट में कोई इक्विपमेंट सेट किया और वहाँ पर पता चला उसकी लेंथ कुछ और हो गई, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि प्लैनेट टू प्लैनेट आपकी लेंथ वेरी करेगी उसके स्पीड के हिसाब से। तो आप एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी आपको कुछ ऐसा सेट करना था जिससे हमारी लेंथ अगर 1 मीटर अर्थ पे भी हो, मून पर भी वही लेंथ रहे, वही लेंथ आपका जुपिटर पर भी रहे, वही लेंथ आपका मार्स पे भी रहे। तो साइंटिस्ट में प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि आखिर किस ऐसे चीज़ को सेट किया जाए, किस ऐसे चीज़ को स्टैंडर्ड माना जाए जो कहीं पे चेंज ना करे और उसी के बेसिस पर हम लेंथ को डिफाइन कर दें। क्योंकि अगर हम कोई और स्टैंडर्ड सेट करेंगे अर्थ पर तो निश्चित है कि वो दूसरे प्लैनेट पे जाके वैरी करेगी, क्योंकि अर्थ पे जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल लेंथ नहीं है, क्योंकि अर्थ रेस्ट में नहीं है, अर्थ की स्पीड के हिसाब से लेंथ चेंज हो रही है। जैसा आपने देखा कि अगर आप स्प्रिंग को तेज़ी से रोटेट कराएंगे तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। आपने इस रॉड को थोड़ा सा इंक्रीज कराया तो इसकी लेंथ भी कुछ ना कुछ इंक्रीज कर जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आपकी लेंथ में चेंज हो रहा है और स्पीड पे वैरी कर रहा है, अलग अलग प्लेनेट के स्पीड के हिसाब से अलग अलग लेंथ हो जाएगी। तो अब लोगों ने कहा कि ऐसा क्या चीज़ है जो चेंज नहीं करता, तो आइंस्टीन ने बताया कि ऐसी एक चीज़ है जो चेंज नहीं करती और हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो लोगों ने कहा क्या, तो उन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ है स्पीड ऑफ लाइट। उन्होंने कहा ऐसी चीज़ है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसी चीज़ है जो चेंज नहीं करती है। इसकी जो वैल्यू है स्पीड ऑफ लाइट की वो कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कभी भी चेंज नहीं करती। तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को रेफरेंस मानकर उसके बेसिस पर कोई चीज़ डिफाइन करेंगे तो चाहे हम अर्थ पे रहें, चाहे हम मून पे रहें, चाहे जुपिटर पर रहें, किसी भी प्लैनेट पे चले जाएं, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे डिफाइन किया गया मीटर को, मीटर को स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से डिफाइन किया गया। कैसे देखते हैं, कैसे डिफाइन किया गया। चलिए देखिए, मैंने क्या किया, दो मान लीजिए प्लेस लिए गए, ठीक है, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसे क्रॉस करना था, ठीक है। मान लीजिए 2 पॉइंट है, ठीक है, कोई पाथ, दो बीच का स्पेस है और 3 × 10⁻⁻ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर करना है। देखिए फार्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें क्या कैलकुलेट करना है, दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस। तो D = हो गया V × T, ठीक है। तो अब हमें डिस्टेंस लाना है कितना, 1 मीटर। हमें सेट करना है कि हमारा डिस्टेंस 1 हो जाए। स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸, तो T × T कर दिया, क्योंकि हमें डिस्टेंस कितना सेट करना है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर सेट करना है, ठीक है। तो कैसे सेट होगा, हमें स्पीड पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और V = होता है D/T। तो यहाँ से अगर हम T कैलकुलेट करें तो हम पाएंगे 1/3 × 10⁸, ठीक है, जो कि कुछ आपकी वैल्यू आएगी, ठीक। तो
हमने क्या कह दिया, हमने क्या कहा कि अगर कोई देखिए डिस्टेंस का फार्मूला क्या, v इंटू टी, अभी अभी मैंने यहाँ से निकाला, स्पीड 3 इंटू 10⁸, और सेकेंड, ये देखिए सेकेंड लिखा गया, ये वही चीज़ है 1/3 इंटू 10⁸ ही है। देखिए अगर आप यहाँ पर करिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी आप लिख सकते हैं 1/2.99792 और आगे भी इंटू 10⁸। आप इतने के प्लेस पर इतना लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इतना होता है, जिसे हम अप्रॉक्स 3 इंटू 10⁸ मानते हैं, जिसे हम अप्रॉक्स 3 इंटू 10⁸ मानते हैं, बट एक्चुअल में इतना ही होता है। कितना, जैसे आपका हो गया 1/2.99 इंटू 10⁸, जिसे आप अप्रॉक्स में कह सकते हैं 1/3 इंटू 10⁸। तो इतने सेकेंड में आपकी स्पीड ऑफ लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो मैंने कहा कि इतने सेकेंड में, तो इतना सेकेंड लिया 1 इंटू 3 इंटू 10⁸, और स्पीड कितनी थी 3 इंटू 10⁸, और मैंने कैंसिल किया तो पाया 1। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया कि 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में आपकी लाइट जितना डिस्टेंस कवर करेगी, सपोज ये 2 पॉइंट्स है और यहाँ से आप स्पीड से चलते आए 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, और इतने सेकेंड में आपको मूव करना है, कितना 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड में आपको मूव करना है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से हमने मूव किया कितने टाइम तक, 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड तक, ठीक है। 3 इंटू 10⁸ की स्पीड से 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड तक मूव किया, और जितनी डिस्टेंस कवर किया, सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक कवर किया, उस डिस्टेंस को मैंने बोल दिया 1 मीटर। अब आप चाहे अर्थ पे हो चाहे आप प्लैनेट पे हो, आपकी वैल्यू हमेशा 3 इंटू 10⁸ ही रहेगी, और आपका जो डिस्टेंस कवर करने का फार्मूला है वो कभी चेंज नहीं करेगा, और इसीलिए आपको हमेशा 3 इंटू 10⁸ और इंटू 1/3 इंटू 10⁸ की वैल्यू 1 ही मिलेगी, में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से आपका 1 मीटर का लेंथ सेट हो गया। हमने क्या किया कि स्पीड की लाइट से किसी चीज़ को ट्रेवल कराया, और 1/3 इंटू 10⁸ सेकेंड तक, ठीक है, टाइम इतना हो गया, और स्पीड 3 इंटू 10⁸ हो गया। तो v इक्वल टू डी इंटू टी, सॉरी d इक्वल टू वी इंटू टी, स्पीड और टाइम। तो जितना डिस्टेंस पार्टिकल ने तय किया उसी डिस्टेंस को मैंने कह दिया कि भाई ये 1 मीटर है, और उसी को मैंने सेट करके एक जगह पे रख दिया, उस लेंथ को, ठीक है, उस लेंथ को सेट करके एक प्लेस पर रख दिया गया। बेसिकली आपके पेरिस में आपका रखा हुआ है, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर रखा हुआ है, और वहीं से फिर सेट कर करके दुनिया भर के आपके टूल्स बनाए गए। किसी ने आपका मेजरमेंट स्केल बनाया, किसी ने आपका इंच टेप बनाया, किसी ने आपकी कई सारी स्केल्स बनाई, ठीक है, और वहीं से आप फिर बताते हैं कि ये 1 मीटर है। अब आप चाहे अर्थ पे 1 मीटर देखिए, चाहे मून पे चले जाइए, चाहे आप जुपिटर पे चले जाइए, आपका जो 1 मीटर लेंथ है वो हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि स्पीड की जो लाइट है वो कभी भी चेंज नहीं करती। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा गया है। डेफिनेशन में लिखा गया है कि 1 मीटर हैज बीन डिफाइंड एज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/2.9 इंटू 10⁸ पार्ट ऑफ ए सेकेंड। ये वही चीज़ है, स्पीड ऑफ लाइट ही है। एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट इतना मीटर पर सेकेंड होती है, लेकिन हम उसे 3 इंटू 10⁸ कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि 1/2.99 इंटू 10⁸ होगा, जिसे आप 1/3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखते हैं। ये तो सेकेंड आ रहा है, ये तो मैंने टाइम लिया है, लेकिन जो स्पीड होगी वो 3 इंटू 10⁸ होती है। तो वही चीज़ कहा गया कि अगर 1/ इतने सेकेंड में, ठीक है, इस लाइट के स्पीड से, या लाइट खुद जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसी को हम 1 मीटर कहेंगे। तो इस तरह से हमारा 1 मीटर डिफाइन हो गया। अब फिर एक प्रॉब्लम फंसी वेट में, किलोग्राम में फंसी कि किलोग्राम को कैसे मेजर किया जाए। फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। देखिए मास में क्या प्रॉब्लम आ रही थी। मास तो मैंने पहले बताया कि आपका जो मास है वो भी आपके स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड पे डिपेंड करता है। मास
आल्सो डिपेंड अपॉन स्पीड, मास भी आपका स्पीड पर डिपेंड करता है। और मास का जो फार्मूला होता है वो मैंने पहले भी लिखा था, m0 √1 - v/c का होल स्क्वायर। यानी अगर स्पीड इंक्रीज करेगी तो निश्चित है कि मास भी इंक्रीज करेगा। आप खुद देख लीजिए, m0 क्या है आपका, मास इन रेस्ट है, ये रेस्ट मास होता है, ये फार्मूला है। देखिए मैं फिर से लिख देता हूँ, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए m = होता है m0 अपॉन √1 - v/c का होल स्क्वायर। m0 होता है रेस्ट मास, बॉडी का वो मास जब वो मूव नहीं कर रही थी, ठीक है। m है मास इन मोशन, जब कोई बॉडी मूव कर रही होगी उसका मास है। v है आपका स्पीड ऑफ मोशन, ठीक है, v है स्पीड ऑफ मोशन, और c है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो आप खुद पा रहे हैं कि अगर आप v इंक्रीज करेंगे तो आपका मास भी इंक्रीज करेगा। कैसे? देखिए अगर आप v बढ़ा रहे हैं, अगर आप v को इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप v को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप पाएंगे कि ये पूरी वैल्यू इंक्रीज करेगी, अगर v इंक्रीज करेगा तो v/c का होल स्क्वायर इंक्रीज करेगा। तो निश्चित है कि 1 - v/c का होल स्क्वायर डिक्रीज करेगा, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज करती है तो निश्चित है कि ओवरऑल वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है, तो मास की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज कर जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि स्पीड में आपका मास इंक्रीज करता है। किसी ने कहा प्रूव करके दिखाइए, तो चलिए एक एग्जाम्पल लेके हम देख लेते हैं। कैसे? हमने एक पुली सिस्टम लिया, हमने एक पुली लिया, ठीक है, और इस पुली से यहाँ पर मास लिया m, ठीक है, इस मास को m लिया, और ये पुली ऐसा कुछ था, यहाँ पर मैंने m/2 मास लिया। रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ फिगर बन गया, एक बार फिर से बनाते हैं थोड़ा सा बड़ा। हाँ, यहाँ पर मैंने लिया मास m, यहाँ पर मास हो गया m, और यहाँ पर एक मास लिया मैंने m/2 का, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने मास लिया वो हो गया m/2, मतलब हाफ मास मैंने ले लिया। तो अब जाहिर सी बात है कि आपका क्या होगा, आपका ये जो होगा, ये वाला जो मास है, ये वाला मास ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये जो भी मास है m/2 ये कम है, और ये वाला मास m जो है आपका ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये डाउनवर्ड आएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। हम कह सकते हैं कि ये मास कम है। अगर ऐसे मैंने 2 मास लिया और पुली से लटका दिया तो ये m नीचे आने लगेगा, और मैं देखकर बता दूंगा कि ये वाला मास, हमें नहीं पता कि ये m है ये m/2 है, ये तो किसी ने m लिया, m/2 लिया और ऐसे लटका के छोड़ दिया, हमसे कहा बताओ कौन ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, ठीक है, और देखूँगा कि अरे ये वाला नीचे जा रहा है और ये वाला मास ऊपर आ रहा है, मैं तुरंत उसे आंसर दे दूंगा कि भाई ये वाला मास कम है और ये वाला मास ज़्यादा है। मैं उसे क्या आंसर दूंगा कि ये वाला मास ज़्यादा है और ये वाला मास कम है। उसने कहा अच्छा। उसने फिर कहा कि अब एक और सिस्टम लेते हैं। उसने क्या किया कि इस सिस्टम को, ठीक है, इस सिस्टम को पकड़ा और इसको पूरा फिक्स रखते हुए इसको ऐसे रोटेट करा दिया, ठीक है। उसने क्या किया कि इस सिस्टम को पकड़ा, इसको मैं फिर कलर से करके दिखा रहा हूँ। इस सिस्टम को ऐसे पूरा, ये था पुली, और ये वाली चीज़ को उसने टच नहीं किया, इसको ऐसे रेस्ट में ही रहने दिया और ऐसे करके इसको घुमा दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे दरवाज़ा होता है, दरवाजे की तरह ऐसे तेज़ी से। दरवाज़ा एक तरफ से आपका फिक्स होता है और दूसरे को पूरा आप घुमाइए, जैसे घर का गेट होता है जिस पे हम लोग पहले खेलते थे, बड़े बड़े गेट घर में लगे होते हैं, फ्रंट गेट, तो वो एक तरफ से ऐसे खुलते हैं आपके, बिल्कुल ऐसे खुलते हैं, उसमें हम लोग कभी झूला भी झूलते थे, ठीक है। तो आप उसको ऐसे लीजिए और एक तरफ से फिक्स करिए, ऐसे मांस लटका हुआ है और उसको ऐसे तेज़ी से नचाइए, ठीक है। तो जब आप इसको तेज़ी से नचाएंगे यहाँ से फिक्स रखते हुए और इसको तेज़ी से ऐसे आप इसे रोटेट करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ ऐसा हो रहा है। ये मास तो m था, ठीक है, ये पुली थी और ये कुछ उठते उठते ऐसे खींच जाएगा, कुछ ऐसे खींच जाएगा। जो मास m/2 है, जब आप इसको तेज़ी से घुमाएंगे, ऐसे तेज़ी से घुमाएंगे, ये m वाला को पकड़ के ऐसे तेज़ी से घुमाएंगे तो ये वाला मास ऐसे आप रोटेट करा रहे हैं
तो ये वाला मास ऊपर उठ जाएगा, और जितनी तेज़ी से आप रोटेट कराएंगे इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने लगेगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ रोटेट कराई जाती है, कोई भी चीज़ तेज़ी से रोटेट कराई जाती है तो उस पर बाहर की तरफ फोर्स लगता है। आप देखिए, डोरी में एक स्ट्रिंग लीजिए, उसमें एक स्टोन बांध लीजिए और उसे तेज़ी से नचाइए, तो आप पाएंगे कि वो स्टोन क्या हो गया, बाहर की तरफ ऐसे बिल्कुल स्टैंड हो गया। और अगर बीच से स्ट्रिंग टूट जाए तो स्टोन बाहर चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है। तो जब आप इसको यहाँ से फिक्स रखते हुए तेज़ी से रोटेट कराएंगे तो आप पाएंगे ये ऊपर हो गया, और तेज़ी से रोटेट कराएंगे तो ये जो बाहर की तरफ फोर्स है इंक्रीज करेगा, और जब इंक्रीज करेगा तो ये m/2 उस तरफ भागने लगेगा, और जब m/2 उस तरफ रन करेगा तो निश्चित है कि ये m वाला ऊपर जाएगा। फिर आप आए, आपसे वो पूछा अब बताओ कौन सा मास ज़्यादा है। आप आए और आप देखे अरे ये तो वो वाला ज़्यादा है। आप कहेंगे कि ये उस तरफ जा रहा है और ये मास ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि इस बार राइट साइड वाला मास ज़्यादा है। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से बताते हैं कि मैंने क्या किया, सिंपल पहले पुल ले लिया, एक तरफ ज़्यादा मास और किसी ने एक तरफ m/2 मास हैंग कर दिया, लेकिन हमें नहीं पता किधर कौन सा मास है। मैं अपना घूमते हुए आया, उसने मुझसे पूछा कि बताओ कौन सा मास ज़्यादा है, तो मैं देखूंगा कि ये वाला नीचे आ रहा है और ये वाला ऊपर मूव कर रहा है, तो मैं देखते ही बता दूंगा इसका मतलब ये मास ज़्यादा और ये मास कम है। फिर दोबारा उसने कहा कि बाहर जाओ, मैं एक और सिस्टम बनाता हूँ। मैं बाहर चला गया। उसने अब की बार क्या किया, इस पुली को यहाँ से फिक्स कर दिया और तेज़ी से रोटेट कराया। जब वो रोटेट कराने लगा तो वो पाया कि ये पुली है और यहाँ से मान लीजिए मास आपने m लगा रखा है, और इसको फिक्स करके जब रोटेट कराया तो दूसरे साइड में जो m/2 है वो कुछ इस तरह से हो गया। क्यों? क्योंकि रोटेट कराने पर आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है बाहर की तरफ, और जितना तेज रोटेट कराता गया उतना ये सेंट्रीफ्यूगल की वैल्यू इंक्रीज करते गई। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि m/2 आपका इधर मूव करने लगेगा, m/2 जो है वो इस साइड मूव करने लगेगा, और जब इधर मूव करेगा तो जाहिर सी बात है इस m को ऊपर जाना पड़ेगा। तो अब मैं उसको कहा कि अब आ जाओ कमरे में, मैं फिर आया। अब कहा अब देख के बताओ कौन सा मास ज़्यादा है। तो भाई मैं तो यही देखूंगा कि ये जो राइट साइड में जो यहाँ पर m/2 है ये इस साइड में जा रहा है और ये m ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैं निश्चित कहूँगा कि इसका मतलब ये वाला मास ज़्यादा है। तो इस रोटेट करते हुए सिस्टम में मैं देखूंगा कि ये मास ज़्यादा, और मैं कह दूंगा कि ये वाला ज़्यादा है। तो बताइए एक गलत इंटरप्रिटेशन हुआ कि नहीं हुआ? जब स्पीड में कोई चीज़ है तो मैंने गलत इंटरप्रीट किया कि नहीं? मैंने जो कम मास था उसको ज़्यादा मान लिया, और यही होता है। यही मैं कह रहा हूँ कि स्पीड में होने पर मास इंक्रीज कर जाता है। पहले देखिए ये m/2 मास जो था वो कम था और ये m ज़्यादा था, तो ये ऊपर जा रहा था और ये इसको नीचे खींच ले रहा था। लेकिन जैसे ही स्पीड आया, इस m/2 की वैल्यू, स्पीड देखिए m में नहीं आया है, m को मैंने फिक्स कर रखा है, ठीक है, तो ये तो रोटेट नहीं करेगा। ये m/2 में स्पीड आया, और जैसे m/2 में स्पीड आया, m/2 की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर गई और एक टाइम पर m से भी ज़्यादा हो गई, और जैसे ज़्यादा हो गई वो इस तरफ जाने लगी और ये m ऊपर की तरफ जाने लगा। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि मास भी आपके स्पीड पर डिपेंड करता है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सपोज करिए आप अर्थ भी रोटेट कर रही है, जुपिटर भी रोटेट कर रहा है, मून भी रोटेट कर रहा है, और हर के रोटेशन की स्पीड डिफरेंट है। तो सपोज करिए अर्थ पर आपने कोई चीज़ मेजर की और कह दिया ये 4 kg है। अब आप किसी ऐसे प्लैनेट पे गए जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वो 4 kg वहाँ पर 6 kg की तरह लगेगा, ठीक है। जो आपका 4 kg है, ठीक है, वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 kg के जैसा हो जाएगा। या आप यहाँ से 4 kg मेजर करके किसी ऐसे प्लैनेट पे गए जिसकी स्पीड अर्थ से कम है, तो यहाँ पर जो 4 kg था वो वहाँ पर हो सकता है 3 kg हो जाए। यानी मास आपका फिक्स नहीं है। मास के लिए भी कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसके बेसिस पर आप डिसाइड करें कि जो मास अर्थ पे रहे वही मास मून पे रहे, वही मास आपका मार्स पे रहे, वही मास आपका जुपिटर पे रहे। ऐसा कोई स्टैंडर्ड आपके पास नहीं था, और वो स्टैंडर्ड आज भी हमारे पास नहीं है। अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ है तो शायद कुछ उन्होंने सेट किया, लेकिन अभी अगर आप पुराने NCERT पैटर्न पे देखेंगे तो उस पैटर्न के हिसाब से अभी भी हमारे पास मास का ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है।
ठीक है। तो मास को सेट कैसे किया गया, अभी भी जो हम मास सेट किए वो अर्थ के लिए ही है, अगर आप दूसरे प्लैनेट पे जाएंगे तो निश्चित है चेंज होगा। अब वो स्टैंडर्ड क्या है वो मैं देख लेता हूँ, लेकिन याद रखिएगा कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है जो यूनिवर्सल हो, हर जगह पे ट्रू हो, बिल्कुल मीटर की तरह, ऐसा स्टैंडर्ड अभी भी मास के लिए सेट नहीं है। अच्छा, तो मास के लिए कैसे सेट किया गया, मास के लिए उन्होंने क्या किया कि एक प्लैटिनम इरेडियम का टुकड़ा लिया, ठीक है, प्लैटिनम इरेडियम का एक टुकड़ा लिया और उस टुकड़े का जितना वेट था उसी को बता दिया, कह दिया भैया इसी यही है 1 kg। अब जिसको जिसको अपना अपना टूल बनाना है मेजरमेंट, जो वैसे बटखरा तराजू का, ठीक है, या आपका इलेक्ट्रॉनिक वेगिंग मशीन, ठीक है, किसी को भी बनाना है तो इसी के वेट से कंपेयर करके अपना बना ले कि यही टुकड़ा 1 kg है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर किलोग्राम के डिफिनेशन में लिखी गई है। अच्छा, वो टुकड़ा जो प्लैटिनम इरेडियम का लिया गया वो कहाँ रखा गया है, वो भी उसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में रखा गया है जो कि पेरिस में है, ठीक है। तो मास के लिए क्या सेट हुआ देख लेते हैं। इट इज इक्वल टू द, मास का डिफिनेशन क्या है, इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट मेजर सर्वर्स नियर पेरिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक प्रोटोटाइप है, एक टुकड़ा है, ठीक है, किसका, प्लैटिनम इरेडियम का। देखिए दिस प्रोटोटाइप इज ऑफ प्लैटिनम इरेडियम, तो प्लैटिनम इरेडियम का एक टुकड़ा है जिसको इंटरनेशनल ब्यूरो में रखा गया। इंटरनेशनल ब्यूरो क्या है, वही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जहाँ डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट बैठते हैं और आपका यूनिट्स डिसाइड करते हैं कि वही यूनिट पूरे वर्ल्ड में सब लोग फॉलो करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि वहाँ का कोई दूसरा यूनिट हो, वहाँ का कोई दूसरा यूनिट हो। तो उसी इंटरनेशनल ब्यूरो में वो टुकड़ा प्लैटिनम इरेडियम का रखा गया है जिसको कहा गया कि इसका जितना भी वेट होगा वो 1 kg के बराबर होगा, ठीक। अब आते हैं सेकेंड का डिफिनीशन क्या लिया गया, तो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल विन विच सीजियम 130 एटम कंप्लीट्स 9192631770 वाइब्रेशन इन एन एटॉमिक क्लॉक। क्यों लिया गया, क्यों टाइम के लिए यही लिया गया, क्यों टाइम के लिए कोई और स्टैंडर्ड नहीं लिया गया, उसका भी रीजन है कि कोई और क्यों नहीं लिया गया। चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि एक आदमी है, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है, राइट, और ये कोई पोल है, यहाँ पर एक व्हीकल है, ठीक है, ये व्हीकल यहाँ से मूव करती है और आप जब ये मूव करती है तो आप काउंट करना शुरू किए कि ये कितने टाइम में इस बिंदी को, इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। इसकी स्पीड फिक्स है, जो भी स्पीड है आपने काउंट करना शुरू किया। तो मान लीजिए आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ये स्पीड में गई और काउंट करते करते आपने जाना कि 10 सेकेंड में ये यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस को कवर करती है और आप अपने मन में उस डिस्टेंस को सेट कर सकते हैं कि ये 1 मीटर की डिस्टेंस ये 10 सेकेंड का टाइम ले रही है। लेकिन सपोज करिए आप, अच्छा, इसको इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं वो इनर्शियल फ्रेम होता है। जब आप रेस्ट में होते हैं और किसी चीज़ को देखते हैं तो उस फ्रेम को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम। अब इनर्शियल फ्रेम क्या है ये आप न्यूटन्स लॉ में ब्रॉड में देखेंगे, ठीक है। अब मैं किसी व्हीकल में बैठकर इस व्हीकल को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी भी कुछ स्पीड है, मान लीजिए वी भी, इनकी स्पीड जो पहले थी वो वी ही थी। अब मेजर करना शुरू किया, अब मैंने अगर टाइम काउंट करना स्टार्ट किया, अब मेरा जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। हालांकि मैं इस फ्रेम की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फ्रेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये फ्रेम आपको ज़रूरत पड़ेगी न्यूटन्स लॉ में। लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर मैं रेस्ट पर रहकर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ तो मैं जिस फ्रेम में हूँ उसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। लेकिन मैं किसी ऐसे फ्रेम में रख कर किसी चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि मैं मूव कर रहा हूँ, मेरा फ्रेम मूव कर रहा है, जिसमें मैं हूँ वो मूव कर रहा है, तो उसे एक्सिलरेट कर रहा हूँ कहने का मतलब, तो उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं। फिलहाल मैं फ्रेम पे नहीं जाऊँगा। आप ये देखिए कि अगर आप रेस्ट पे रखकर ये व्हीकल काउंट करते हैं कि कब इस पॉइंट को पार करेगी तो 10 सेकेंड। लेकिन अगर आप भी मूव कर रहे हैं और वो व्हीकल भी उसी स्पीड से मूव कर रही है जैसे पहले मूव कर रही थी, ठीक है, और आप दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, तो अब अगर आप इनका टाइम काउंट करेंगे ना तो आप पाएंगे 10 सेकेंड नहीं, ग्रेटर दैन कुछ 10 सेकेंड आएगा, ठीक है। वो 11 सेकेंड भी हो सकता है, 12 सेकेंड भी हो सकता है, 13 सेकेंड भी हो सकता है, 14 सेकेंड भी हो सकता है, क्योंकि टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। और अगर आप सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं ना तो स्पीड आपकी घट जाती है, यानी v माइनस वी भी हो जाती है,
अभी आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, इसको मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि स्पीड अगर अब देखिए v माइनस वी बी से स्पीड कम हो गई तो जाहिर सी बात है टाइम इंक्रीज कर जाएगी। फिलहाल मैं इस पर नहीं जाता हूँ, मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप रेस्ट में, आप बस इतना जानिए, ठीक है, और आप इस व्हीकल को देख रहे हैं तो इस पॉइंट तक जाने में अगर 10 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, और आप किसी ऐसे फ्रेम में हैं जो कि मूव कर रहा है, इसमें बैठ गए और ये भी मूव कर रहा है, ये भी v से मूव कर रहा है और आप vb से, तो अब इसी पॉइंट को क्रॉस करने में वो 10 से ज़्यादा सेकेंड लेगी। हो सकता है 12 सेकेंड हो सकता है 13 हो सकता है 14 हो। अच्छा, एक केस और बने, सपोज करिए ये v से मूव कर रहा है, ये पॉइंट है, और आप जिसमें बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में एक अलग स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो अब ये इस पॉइंट को क्रॉस करने में पहले से भी कम टाइम लेगा, ठीक है। वो टाइम कितना होगा वो आप न्यूटन्स लॉ में जब पढ़ेंगे अगला चैप्टर न्यूटन्स लॉ में, तो वहाँ कैलकुलेट करना बताया जाएगा, जो मैंने अभी फार्मूला लिखा था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी ऐड हो जाती है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट होती है, वो सब है वहाँ पर। तो फिलहाल आप ये जानिए कि अगर हम इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, तो अगर पहले शुरुआत में रेस्ट में 10 सेकेंड लग रहा था, तो अब हो सकता है हम 6 सेकेंड में ही ये इसको क्रॉस कर ले, हो सकता है 5 सेकेंड में ही क्रॉस कर ले, हो सकता है 4 सेकेंड में ही क्रॉस कर ले। इसका मतलब ये है कि स्पीड के हिसाब से आपकी टाइम भी चेंज हो रही है, जो कि आइंस्टीन ने पहले बताया था कि टाइम के हिसाब से आपका लेंथ भी चेंज होता है, टाइम के हिसाब से मास भी चेंज होता है, आपका स्पीड के हिसाब से आपका लेंथ भी चेंज होता है, स्पीड के हिसाब से आपका मास भी चेंज होता है, और स्पीड के अकॉर्डिंग ही आपका टाइम भी चेंज होता है, जिसको आप देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ आप रेस्ट में रहकर देखते हैं कि कोई चीज़ मूव कर रहा है तो निश्चित है कि वो पहले से कम, मान लीजिए 10 सेकंड ले रहा है, और अगर आप भी उसी के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब आप देखेंगे कि वो उसी चीज़ को पहले से ज़्यादा टाइम में क्रॉस कर रही है, और जब आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तब आप पाएंगे कि वो पहले से कम टाइम में वही चीज़ मूव कर रही है। इसका मतलब ये है कि टाइम भी आपका स्पीड पर डिपेंड कर रहा है। अब इस तरह से टाइम कैलकुलेशन में कैसे गलती होगा, देखिए अर्थ आपका रोटेट कर रही है, अर्थ की एक अपनी अलग स्पीड है। अब सपोज करिए यहाँ आपने कोई टाइम मेजर कर लिया और आप किसी दूसरे प्लैनेट पे गए, उस प्लैनेट की स्पीड कुछ और थी, तो उस प्लैनेट की उस स्पीड के अकॉर्डिंग आपकी टाइम भी चेंज हो जाएगी। तो पता चला यहाँ पर इसरो के साइंटिस्ट ने कोई टाइम कैलकुलेट किया कि हमारा जो सैटेलाइट है वो 1 आवर में मार्स पर लैंड कर जाएगा, और पता चला कि मार्स के टाइम के हिसाब से आपका 1 आवर उनके 5 डे के बराबर है। आपने जो यहाँ पर 1 आवर कैलकुलेट किया, सपोज करिए मून के रोटेशन की स्पीड कुछ अलग है, और उस स्पीड के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो आपका यहाँ पर 1 आवर है वो उनके 5 डे के बराबर हो जा रहा है। आपका एक दिन, आपका 1 घंटा उनके 5 दिन के बराबर हो जा रहा है, सपोज करिए। तो आपने 1 आवर मानकर सोचा मून अभी लैंड हो जाएगा आपका सैटेलाइट मार्स पर, और वो पता चल रहा है 5 डे ले रहा है, अलग कुछ हो रहा है, तो आपका कैलकुलेशन जो हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी आपको कुछ ऐसा डेटा भी चाहिए जिससे आप अगर टाइम यहाँ कैलकुलेट करें तो वही टाइम आपका मार्स पे भी हो, वही टाइम आपका मून में भी हो, वही टाइम आपका जुपिटर में भी हो। तो अब फिर प्रॉब्लम फंसा, फिर क्या लिया जाए? तो उसी के लिए यहाँ पर भी स्पीड ऑफ लाइट को ही रेफरेंस माना गया, स्पीड ऑफ लाइट को ही रेफरेंस माना गया। ठीक है, कैसे वो दिखाते हैं। देखिए सपोज करिए कि आपका एटम है, देखिए यहाँ पर किसकी बात की गई, एटम की। तो किसी भी एटम में आपका न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ऐसे कई सारे सेल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे आपके सेल्स होते हैं, और इन सेल्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। अब सपोज करिए आपने कुछ एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दिया, एनर्जी देने का मतलब कि आपने स्लाइटली एक जर्क दे दिया। अब जैसे आपने इसको एनर्जी दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अपने प्लेस से डिस्प्लेस हो जाएगा, हो सकता है ये यहाँ पर आ जाए, ठीक है, यहाँ किसी सेल में आ जाए। अब जब इस सेल पे डिस्प्लेस हुआ तो यहाँ पर आ गया, सपोज करिए, या इधर चला गया, ठीक है। अब जब इधर गया तो अब कुछ देर हमेशा उसी स्टेट में नहीं रहेगा, अब वो वापस अपने स्टेट में आएगा। तो सपोज करिए अब वो वापस अपने स्टेट में आ रहा है, तो जब वो इस स्टेट में आएगा, यहाँ पर था और इस वाले सेल में वापस आ रहा है, तो उस वक्त वो एनर्जी रिलीज करता है, उस वक्त वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा,
ठीक है। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आने पर यहीं पे रुक नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन के पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा, तो हो सकता है वो आगे निकल आए और इस सेल में आ जाए। ठीक है, इस सेल में जब आएगा तो फिर इस सेल में नहीं रह पाएगा, फिर वो इस सेल में आना चाहेगा, फिर इस सेल में आया, लेकिन यहाँ जब आएगा तो स्पीड उसके पास रहेगी और वो यहीं नहीं रुकेगा, फिर यहाँ पर पहुँच जाएगा, पहुँचेगा, फिर यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि उसका जो मेन सेल है ये वाइट वाला है, ये जो वाइट कलर का सेल है यही मेन है, तो यहाँ पर फिर से वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो फिर एनर्जी रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी जो रिलीज करता है ये किसके फॉर्म में होती है? लाइट के फॉर्म में। ये जो एनर्जी रिलीज करेगा ये लाइट के फॉर्म में होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और जब आपने उसे थोड़ी सी एनर्जी दिया तो वो एनर्जी में पाकर इलेक्ट्रॉन हायर सेल में चला गया, हायर ऑर्बिट में, और जब उस सेल से फिर अपने सेल में वापस आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन वो वहाँ पर रुक नहीं पाएगा, वो फिर दूसरे सेल में आएगा और वहाँ से फिर अपने सेल में जाएगा और फिर यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ आ जाएगा और फिर वहाँ से वापस आएगा, फिर एनर्जी रिलीज करेगा, फिर नहीं रुक पाएगा, और ऐसे करते करते चलता रहेगा। लेकिन धीरे धीरे उसका ये जो मूव करने का एम्पलीट्यूड है, यानी यहाँ से वहाँ जाने का, धीरे धीरे डिक्रीज करेगा, कुछ ऐसे डिक्रीज करेगा। देखिए, मान लीजिए आपका ऐसे बना हुआ है, ऐसे है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, मान लीजिए ऐसे है। ठीक है, तो पहले यहाँ से मान लीजिए यहाँ गया, फिर आएगा, फिर यहाँ गया, फिर हो सकता है यहाँ आए, अब बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, यहाँ जाके रुक गया, फिर आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, ऐसे करके बाद में तो आप देख रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, ये कम होती जा रही है, और एक टाइम पर वो फिर अपने सेल पर आकर रुक जाएगा। लेकिन इस दौरान वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा, कई बार, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, एक बार यहाँ एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी हमें किस फॉर्म में दिखेगी? लाइट के फॉर्म में दिखेगी। ठीक है, तो अब कितनी बार वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, कितनी बार वो लाइट हमें दिख रही है, उसके बेसिस पर हमने 1 सेकेंड को डिफाइन किया है। कैसे? अच्छा, ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इसके एनर्जी रिलीज करने की जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ये हर एटम के लिए फिक्स होता है। वो एटम चाहे अर्थ पर हो, वो एटम चाहे मून पर हो, वो एटम चाहे जुपिटर पे हो, आप कहीं भी चले जाइए, इस एटम के वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये वाइब्रेट ही कर रहा है, एक बार इस सेल से उस सेल में, उस सेल से इस सेल में, इस सेल से उस सेल में, ठीक है, इस सेल से उस सेल में, ये क्या कर रहा है? वाइब्रेट। जैसे यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और धीरे धीरे उसके वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड है, ठीक है, वो धीरे धीरे डिक्रीज करता है और फाइनली वो अपने सेल में आ जाता है। तो ये 1 सेकेंड में इसके जो वाइब्रेशन करने की काउंटिंग है कि कितना बार 1 सेकेंड में वाइब्रेट कर रहा है, यानी कितनी उसकी फ्रीक्वेंसी है, वो हर एटम के लिए कांस्टेंट होती है। अगर हाइड्रोजन का एटम है तो उसकी 1 सेकेंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे यहाँ पर चले जाइए चाहे मार्स पर। आप किसी और एटम का लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी भी अलग होगी। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा कि टाइम डिसाइड करना है तो भैया एटम के हिसाब से डिसाइड कर लो कि आइटम का वाइब्रेशन 1 सेकेंड में कितना वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन लो और उसी को पकड़कर 1 सेकेंड डिफाइन कर दो। अब सपोज आया कि लाइट, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये लाइट के फॉर्म में आ रही है, तो इसकी भी स्पीड चेंज नहीं होनी है कि अगर हम मार्स पे चले गए तो चलो इसका वाइब्रेशन तो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है उसकी स्पीड चेंज होके हमें हो सकता है लेट से पहुँचे, तो ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि ये लाइट की स्पीड से ही निकल रही है। तो चाहे ये आपके आँख तक जितने टाइम पर यहाँ पहुँचेगी उतने ही टाइम तक ये आपके आँख तक मार्स पर भी पहुँचेगी। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा स्टैंडर्ड था जो हर जगह सेम था। तो इसीलिए हम एटम के वाइब्रेशन को रेफरेंस माने। और अब सवाल आया कि कौन सा एटम लिया जाए, तो साइंटिस्ट ने जिस एटम को सिलेक्ट किया वो सीजियम का एटम था। ठीक है, साइंटिस्ट ने जिस एटम को सिलेक्ट किया वो सीजियम का एटम था। अब देखिए डिफिनीशन क्या दिया उन्होंने।
उन्होंने कहा कि 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज द टाइम इंटरवल इन विच सीजियम 133 एटम, सीजियम 133 एक तरह का एलिमेंट जिसका एटम लिया गया, ठीक है, जो कि कंप्लीट करेगा इतना वाइब्रेशन इन एन एटॉमिक क्लॉक, ठीक है। मतलब आपके जब आपका एटम वाइब्रेट कर रहा होगा तो हम इस वाइब्रेशन को काउंट करेंगे, और जब इतना वाइब्रेशन हो जाएगा उसको हमने कह दिया 1 सेकेंड, कह दिया कि वही 1 सेकेंड है। अब अगर यही सीजियम एटम आप मार्स पर भी चले गए तो इसका वाइब्रेशन चेंज नहीं होगा, इसका वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ये वहाँ पर भी वही रहेगी, वहाँ पर भी ये इतने ही बार 1 सेकेंड में वाइब्रेट करेगा और आपका टाइम चेंज नहीं करेगा। तो इसीलिए आपके टाइम के लिए हमने सीजियम 133 एटम को रेफरेंस माना। बात समझ में आई? फिर आता है 4th यूनिट, एम्पियर। एम्पियर को कैसे डिफाइन किया गया? तो एम्पियर आप समझेंगे इसके डिफिनीशन को ज़्यादा अच्छी तरह से जब आप करंट और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो फिलहाल ये डिफिनीशन आप अभी ऐसे ही पढ़ेंगे कि 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट विच when maintained in 2 parallel and straight conductor of infinite length and negligible cross section placed in vacuum at a distance of 1 part would produce इतना मीटर पर between the conductors। तो ये वहाँ पर आपको ज़्यादा समझ में आएगा, जब मैं वहाँ पर ये टॉपिक डिस्कस करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे 1 एम्पियर करंट को डिफाइन किया गया है। फिलहाल आपको अभी ये डिफिनेशन लर्न करना पड़ेगा। केल्विन की बात बताई गई, केल्विन में लिया गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए वाटर का ट्रिपल पॉइंट की बात किया जाए तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, जैसे अगर मैं ऐसे लूँ तो ये मान लीजिए ट्रिपल पॉइंट है, तो ट्रिपल पॉइंट पर कुछ ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर होती है आपकी लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर होता है आपका सॉलिड और यहाँ पर होता है आपका गैस, ठीक है। और ये होती है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसको हम बोलते हैं वाटर का ट्रिपल पॉइंट। तो अब अगर कोई पूछे कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, तो कुछ नहीं, वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट है वो एक ऐसा पॉइंट है जिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एग्जिस्ट करता है। आपको पता होगा कि वाटर सॉलिड स्टेट में भी पाया जाता है जिसे हम आइस बोलते हैं, लिक्विड तो आपका है ही, और गैस जो होता है H2O, ठीक है, वो वेपर कहलाता है जब वो गैसियस फॉर्म में आ जाता है, ठीक है, जो आप चाय बनाते वक्त टी मेकिंग के टाइम पर देखते होंगे। तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर आपका सॉलिड मतलब आइस, वेपर और लिक्विड ये तीनों एक ही रहते हैं, मिक्सिबल रहते हैं। आप देख के जज ही नहीं कर पाएंगे कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा है और गैस कौन सा। कभी वो गैस में चेंज हो जाएगा, कभी सॉलिड में अपने आप, कभी लिक्विड में, कभी सॉलिड लिक्विड में, कभी लिक्विड गैस में, कभी गैस लिक्विड में, कभी लिक्विड सॉलिड में। ऐसे आपस में बिना कोई एनर्जी दिए, बिना कोई एनर्जी रिलीज किए वो आपस में चेंज होते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो पॉइंट है जहाँ पर आपका H2O तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। यानी H2O सॉलिड स्टेट में भी होता है, H2O लिक्विड स्टेट में भी होता है और H2O आपका गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट हमेशा कांस्टेंट होती है। इस पॉइंट की जो वैल्यू होती है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर होता है 6 मेगा पास्कल के आसपास, सॉरी किलो पास्कल के आसपास, कुछ इतना प्रेशर और कुछ इतने पॉइंट के आसपास आपका एक वाटर का पॉइंट होता है जहाँ पर ये तीनों एग्जिस्ट करते हैं। और उसी ट्रिपल पॉइंट को हमने रेफरेंस माना और उसी के बेसिस पर हमने केल्विन का डिफिनीशन दिया, यानी टेम्परेचर को डिफाइन किया। क्या डिफाइन किया? कि फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। ठीक है, मैंने ट्रिपल पॉइंट लिया और ट्रिपल पॉइंट का जो टेम्परेचर था, ठीक है, उसका इतना पार्ट कर दिया। ठीक है, मैंने वाटर के ट्रिपल पॉइंट मतलब लिया, ठीक है, उसका जो भी टेम्परेचर था उसका इतना पार्ट कर दिया और जो पार्ट करने पर वैल्यू आई उसी को कह दिया 1 केल्विन है। साइंटिस्ट ने कह दिया वही 1 केल्विन है, उसके बाद से सब लोग 1 केल्विन वही मानने लगे। ठीक है, फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है? तो ये भी आप केमिस्ट्री में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ आप रट लीजिए कि हमने कार्बन C12 का, ठीक है, C12 आपका लिया। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज एलिमेंट्री एंटिटीज
as there are number of atoms in 0.012 kg of C12। C12 का मैंने इतना मास लिया और उसके एटम में जितने एलिमेंट्री एंटिटीज थे उसी को बोल दिया कि वो मोल उस सब्सटेंस का अमाउंट होगा। ठीक है, फिर लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी होती क्या है? लुमिनस इंटेंसिटी ब्राइटनेस बताती है। ठीक है, जैसे आप घर में अगर कोई लाइट जल रही है और कोई एक और लाइट जल रही है तो आप देखकर बता पाते हैं ना कि कौन सी लाइट कितनी तेज चल रही है, कि ये वाली लाइट में चमक ज़्यादा है, इस वाली लाइट में चमक कम है। तो जो चमक बताती है कि कितनी इंटेंस, कितनी ब्राइटनेस है उसकी, उसको मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी आई उस फिजिकल क्वांटिटी को बोलते थे ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कुछ नहीं है, ये बताती है कि चमक कितनी होगी। ठीक है, अगर दो लाइट हमारे सामने जल रही है तो कौन सी चमक कितनी होगी और कितनी ज़्यादा होगी। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, कैंडेला डिफाइन किया। क्या था कि 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ए ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया इतना placed at the temperature of freezing platinum and at pressure of इतना in the direction perpendicular to its surface। तो ये डिफिनेशन भी अभी आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ल्यूमिनर इंटेंसिटी की डिफिनेशन आप अच्छी तरह से तब समझेंगे जब आप रेडिएशन का चैप्टर पढ़ेंगे। जब आप रेडिएशन के चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये डिफिनेशन आपको ज़्यादा समझ में आएगी। अभी मैं कुछ भी समझाऊंगा तो आप फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी रेडिएशन में बहुत सारी अलग अलग टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। तो फिलहाल इन डिफिनेशंस को अभी आपको लर्न करना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं। आगे चलते हैं, मेजरमेंट ऑफ लेंथ। ठीक है, अब बात करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए कि लेंथ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, 1 मीटर हमने सेट कर दिया कि इतना डिस्टेंस हमारा 1 मीटर है। ठीक है, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अब अगर हमें किसी चीज़ की लेंथ को मेजर करना है, ठीक है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, तो मेजर कैसे करेंगे, कैसे किसी चीज़ को जानेंगे। सपोज करिए एक छोटा सा एटम है, मैंने कह दिया इस एटम का रेडियस बताइए। ठीक है, वो मीटर स्टैंडर्ड सेट है, लेकिन उस रेडियस उसका कितना होगा ये आप कैसे बताएंगे, पहली चीज़ आती है। अब अगर कोई बहुत बड़ी चीज़ है, सपोज करिए अर्थ से सन के बीच की डिस्टेंस क्या है, उसकी डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि हम डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, छोटी से छोटी चीज़ का या बड़ी से बड़ी चीज़ का। अलग अलग डिस्टेंस मेजर करने के अलग अलग हमारे पास तरीके होंगे। ठीक है, क्या है देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि एवरेज लेंथ रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू मीटर टू 10⁵ मीटर कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इन्होंने कहा कि कुछ लेंथ ऐसी जो कि आपका कुछ मीटर से लेके, ठीक है, मतलब कुछ मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर, कुछ मीटर से लेके और बहुत कम डिस्टेंस, वो कम डिस्टेंस क्या है, 10⁵ मीटर। इससे छोटी डिस्टेंस मेजर करना होगा तो आपको सॉरी आप इस मेथड से नहीं कर पाएंगे, कुछ और तरीका यूज करेंगे। फिलहाल ये जो मेथड बता रहे हैं उस मेथड की रेंज क्या है कि फ्यू मीटर से लेके 10⁻⁵ मीटर कैन बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट मेथड यूजिंग मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एट्सेट्रा। इन्होंने ये कहा कि अगर आपको कुछ मीटर से लेके और छोटी से छोटी मेजरमेंट करनी है 10⁻⁵ मीटर तक, तो उसको आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे आप कॉपी पे जब ग्राफ बनाते हैं तो आप ग्राफ के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। आप स्केल लिए, स्केल से आपने 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आपने लिया, तुरंत ड्रा कर दिया, आसानी से आ गया, तो उसे बोलते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, लेकिन अगर डिस्टेंस बहुत बड़ी है, सपोज करिए अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस ना है, तो आप ऐसा थोड़ी कि 1 इंची टेप ले जाके मून पे रखेंगे और दूसरा इंड ला के अर्थ पे रखेंगे और फिर देख के बताएंगे कि हाँ ये 1000 किलो बिलियन किलोमीटर है या इतना किलोमीटर है। क्या या कोई चला गया, उससे कहे कि तुम मून पे रहना, वहाँ इंची टेप पकड़ो, मैं इंची टेप लेकर नीचे आ रहा हूँ और अर्थ पे जैसे पहुँचूंगा सरफेस पे, मैं कहूँगा अब मेजर करके बताओ कितना हुआ और मेजर कर लूँगा ना। डायरेक्ट मेजरमेंट आप बड़ी डिस्टेंस का नहीं कर सकते, आप कुछ डिस्टेंस से लेकर कुछ ऐसे छोटी डिस्टेंस में भी है, 10⁻⁵ मीटर से भी छोटी छोटी डिस्टेंस है। आप सपोज करिए न्यूक्लियस की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, जिसे हम बोलते हैं फर्मी लेवल। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे। ठीक है, तो अब इतनी छोटी डिस्टेंस मेजर करना है तो डायरेक्ट थोड़ी मेजर कर पाएंगे,
कितना छोटा, आप आपके हाथ में ही पकड़ में नहीं आएगा। मान लीजिए जितनी डिस्टेंस मेजर करनी है, आप किसी टूल से मेजर करना चाहते हैं तो वो टूल ही आप हाथ में पकड़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी डिस्टेंस मेजर करने के लिए टूल भी छोटा होगा, तो वो टूल आपके हाथ में पकड़ में ही नहीं आएगा, तो आप मेजरमेंट क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट मेथड जो है वो कुछ मीटर से लेके कुछ छोटी मीटर तक ही मेजर किया जा सकता है। ठीक है, तो उसी के बारे में ये बात कर रहे हैं, क्या कि एवरेज लेंथ रेंजिंग फ्रॉम ए फ्यू मीटर, कुछ मीटर से लेके 10⁻⁻5 मीटर तक मेजर की जा सकती है डायरेक्ट मेथड से, मतलब डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। उसके लिए हम स्केल यूज कर सकते हैं, लैब में आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स भी यूज कर सकते हैं, स्क्रू गेज भी आपने लैब में देखा होगा, उसका भी यूज हम कर सकते हैं। तो इस मेथड से हम डायरेक्ट मेजर से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, लेकिन कौन सी, कुछ मीटर से लेके 10⁻⁻5, कुछ मीटर में 1 2 3 4 5 ऐसे आप ले सकते हैं। अब अगर वेरी लार्ज, अगर आपको, जिसकी मैं बात कर रहा था, अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी डिस्टेंस मेजर करनी है, यानी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, जैसे अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, या आपको बहुत छोटी डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है, जैसे न्यूक्लियस की रेडियस मेजर करना हो। मैंने कहा कि आपका सोडियम एटम का न्यूक्लियस है, उसका रेडियस बताइए, हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस है, उसका रेडियस बताइए। तो इतनी छोटी डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी आपको इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना पड़ेगा। यानी अगर बहुत बड़ी डिस्टेंस है या बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो दोनों तरह की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप यूज करेंगे इनडायरेक्ट मेथड। और अगर आपका कुछ मीटर से लेके 10⁻⁻5 मीटर तक है, तो उस तरह के डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड। बात समझ में आ गई। अब सवाल आता है कि डायरेक्ट मेथड क्या है, कैसे यूज करेंगे। तो लेंथ अप टू 100th पार्ट ऑफ मिलीमीटर कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड बाय यूजिंग द वेरियस इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मान लीजिए कि आपका मिलीमीटर 1 mm का डिस्टेंस है। ठीक है, मान लीजिए आपका 1 mm डिस्टेंस है और आपने इसका 100th पार्ट किया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.01 mm। ठीक है, अगर इतनी डिस्टेंस आपको मेजर करनी है तो आप किस टूल का यूज करेंगे, वो बताया गया है। क्या, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर्स का यूज करेंगे, या तो वर्नियर कैलिपर्स होगा। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स पहला। दूसरा, आप स्क्रू गेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, ठीक, आप स्पैरोमीटर का यूज कर सकते हैं। ठीक, अभी आप इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वर्नियर कैलिपर आपके पास ही है। तो कहने का मतलब ये है कि लेंथ अप टू, क्या कह रहा है कि लेंथ अप टू 100th पार्ट, किसका 100 पार्ट, मिलीमीटर का। तो मैंने यहाँ 1 मिलीमीटर ले लिया और उसका 100 पार्ट कर दिया, जिसकी वैल्यू आई 0.01 mm। कैन बी मेजर्ड, यानी ये डिस्टेंस जो है, अगर कहीं पे भी आपको 0.01 mm तक की डिस्टेंस को मेजर करना है, कहाँ तक की डिस्टेंस को, अप टू मतलब यहाँ तक की। तो अगर आपको 0.01 mm तक की डिस्टेंस को मेजर करना है तो आप कुछ टूल यूज करेंगे। उस टूल का नाम क्या है, वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज एंड स्पैरोमीटर। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर्स क्या है, स्क्रू गेज क्या है, स्पैरोमीटर क्या है। एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला आता है वर्नियर कैलिपर्स, जिसे आप अपने यहाँ लैब में देखेंगे। ठीक है, वो आपको एक्सपेरिमेंट जब कराया जाएगा तो आपको ले जाया जाएगा। कुछ चीज़ें वर्नियर कैलिपर्स के बारे में हमें जानना है। देखिए, इसका यूज करते हैं हम किसी चीज़ की डायमीटर को मेजर करने के लिए, किसी चीज़ की थिकनेस को मेजर करने के लिए, या किसी चीज़ की डेप्थ को मेजर करने के लिए। जैसे सपोज करिए कि आपका कोई सिलेंडर है। ठीक है, अब इस सिलेंडर की थिकनेस कितनी है, ठीक है, इस सिलेंडर की थिकनेस कितनी है वो मेजर करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या इस सिलेंडर का डाया कितना है, इस सिलेंडर का डाया कितना है उसको मेजर करने के लिए आप वर्नियर कैलिपर यूज कर सकते हैं। या इस सिलेंडर का डेप्थ कितना है, इस सिलेंडर का
डेप्थ कितना है उसको मेजर करने के लिए भी आप वर्नियर कैलिपर्स का यूज कर सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स अगर आपको डाया मेजर करना है तो भी यूज कर सकते हैं, आपको थिकनेस मेजर करना है तो भी यूज करेंगे, डेप्थ मेजर करना है तो भी। कितनी छोटी? 0.01 mm तक की डिस्टेंस को आप इससे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या इसमें होता है चलिए देखते हैं। इसमें देखिए ये आपका जो होता है इसी के अंदर कोई चीज़ फंसाई जाती है। सपोज करिए हमें कोई कॉइन लेना, कोई सिक्का, सपोज करिए आपने 5 रुपये का सिक्का लिया, 5 रुपीज़ का कॉइन लिया और उसकी डाया मैंने आपसे कह दिया कि मेजर करके बताओ। लैब में भी आपका जब एक्सपेरिमेंट होता है तो कुछ ऐसा ही दे दिया जाता है, ठीक है, और कहा जाता है कि इसका डाया निकालो। तो आप उस 5 कॉइन को इन्हीं दोनों जाज के बीच में फंसाते हैं, इन्हीं दोनों जाज के बीच में आप फिक्स करेंगे उस क्वाइंस को। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड जा होता है। देखिए ये जा हमेशा फिक्स्ड रहेगा, ये जा जो है ये आपका मूव कर सकता है, ये जा जो है ये आपका मूव कर सकता है, ये जा जो है ये सॉरी ये आपका मूव कर सकता है। इसका मैं फिगर दिखाऊं ऐसे, ये तो इस पर दिखेगा नहीं, ये भी नहीं दिखेगा, रेड, ठीक है, ये आपका मूव करता है, इधर मूव कर सकता है, इधर मूव कर सकता है। तो ये जा जो होता है ये आपका स्लाइडिंग जा होता है, जिसपे मैंने रेड कलर बनाया है, ये आगे पीछे मूव करता है, जबकि ये वाला जा फिक्स होता है। तो आप मान लीजिए कोई कॉइन लाएंगे तो इस जा को एडजस्ट करेंगे और ऐसा एडजस्ट करेंगे कि फिर वो कॉइन इन दोनों के बीच में फंस जाए। जब फंस जाएगा तो ये होता है लॉकिंग स्क्रू। जाहिर सी बात है कि अब आपने छोड़ा तो ये इधर उधर गिर सकता है। आपने सिक्का यहाँ पर जो फिक्स किया था इसको ले जाके टच भी करा देंगे तो सिक्का बाद में गिर सकता है। तो अब हम इसको यहाँ पर लॉक कर देते हैं। लॉक करने से क्या होता है कि अब ये जा फिक्स हो जाता है, इधर उधर मूव नहीं करता। तो हम यहाँ पर कोई कॉइन लाए, सपोज करिए एक कॉइन मैंने यहाँ पर रखा और इस जा को यहाँ पर लाके टच करा दिया और उसी वक्त मैंने इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, टाइट कर दिया। तो अब ये जा मूव नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा। अब देखिए क्या है, अब हम मेजरमेंट लेते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में 2 तरह की स्केल होती है। ये जो आप बड़ी चीज़ देख रहे हैं, ये वाली देख रहे हैं जो आपको स्केल की तरह दिख रहा है, जो आप घरों में यूज करते हैं, इसको बोलते हैं मेन स्केल। इसको बोलते हैं मेन स्केल, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मेन स्केल। ठीक है, फिर आप एक छोटी स्केल भी देख रहे होंगे, आप एक छोटी स्केल देख रहे होंगे, वो ये वाली है। देखिए ये जो स्केल बनी है 10, 20, 30, ये छोटी स्केल जो होती है इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। देखिए लिखा हुआ है वर्नियर स्केल, तो हम इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। ठीक है, तो इन्हीं दोनों स्केल के मेजरमेंट से हम किसी का डेप्थ, किसी का थिकनेस और किसी की आपकी डाया को बताते हैं। ठीक है, डेप्थ मेजर करना हो तो आप इसका यूज करते हैं। ये देखिए जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ये लिखा भी है डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड, यहाँ से डेप्थ मेजर करते हैं। ठीक है, इसी को आप इसी कॉइन को इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, और यहाँ जब तक ये दूसरे साइड तक निकल ना जाए तब तक आप इसको एक्सपेंड करते रहेंगे। जब निकल जाता है तो वहीं पर रोक देते हैं और उसके हिसाब से फिर इन दोनों स्केल का यूज करके हम मेजरमेंट करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर में 2 तरह का स्केल होता है, यहाँ पर ये लिखा गया, एक मेन स्केल होता है और एक वर्नियर स्केल होता है। मेन स्केल में जो मार्किंग होगी वो mm में होगी, जैसे ये 0 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब इनके बीच बिल्कुल नॉर्मल स्केल में क्या होता है आपका 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे होता है, और उनके बीच में भी छोटी छोटी लाइन बनी होती है, ऐसे छोटी छोटी लाइन बनी होती हैं, और एक लाइन mm को दिखाती है। ये जो एक लाइन है ये आपके 1 mm को रिप्रेजेंट करेगी। तो 1 mm को रिप्रेजेंट करेगी ये लाइन आपकी। ठीक है, तो अब ये आपका मेन स्केल हो गया जो कि mm में होता है, और ये जो मूवेबल स्केल होता है, जो वर्नियर स्केल होता है, वो इधर उधर मूव करता है। क्यों मूव करता है? क्योंकि इसी जा के साथ फिक्स। अगर आप ध्यान से देखिए तो इसी जा के साथ ये वाला जो स्केल है वो फिक्स है। तो अगर ये जा इधर उधर होगा तो ये वाली जा जो वर्नियर स्केल है ये भी मूव करेगी। तो इसीलिए वर्नियर स्केल क्या होती है, मूवेबल होती है। ठीक है, हैविंग 10 डिवीजन, ये कोई ज़रूरी नहीं है, 10 डिवीजन भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ये कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट वर्नियर कैलिपर में डिफरेंट डिवीजन होता है और उसके हिसाब से हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, ये इस वर्नियर कैलिपर के लिए भी नहीं। देखिए इसी वर्नियर कैलिपर में अगर आप देखिए तो 0, 10, 20, 30, 40, 50 डिवीजन किया गया, जबकि यहाँ मैंने कितना लिखा है 10 डिवीजन। तो
ये कोई ज़रूरी नहीं है, एक स्पेसिफिक वर्नियर के लिए यहाँ पर बता दिया गया है। ये डिवीज़न वर्नियर टू वर्नियर चेंज करता है। जैसे इसी वर्नियर के लिए जो टोटल डिवीज़न है वो कितनी है, 50 है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको वर्नियर समझ में आया होगा कि वर्नियर में 2 स्केल होता है, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। इन्हीं दोनों स्केल के मदद से आप मेजरमेंट लेते हैं। डाया मेजर करना है तो इसकी मदद से, आउटर डाया मेजर करना, देखिए आउटर डाया मेजर करना है तो इसकी मदद से, इनर डाया मेजर करना है तो इसकी मदद से। ठीक है, आपको थिकनेस या डेप्थ मेजर करना है तो इसकी मदद से आप कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें आपका जो मेन स्केल है वो फिक्स होता है, मिलीमीटर में होता है। ये जो बड़ा बड़ा लिखा है ये तो सेंटीमीटर में, 0 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी ये mm में लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपका वर्नियर स्केल है इसमें आपके डिवीजन होते हैं, जो डिवीजन आपके वैरी करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ चीज़ें जो वर्नियर कैलिपर के बारे में हमें पता होनी चाहिए। क्या, लीस्ट काउंट। तो देखिए लीस्ट काउंट का ये जो मैंने फार्मूला लिखा ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है, इवन ये लीस्ट काउंट की वैल्यू भी सही नहीं है, ये वैरी करती है। हर वर्नियर कैलिपर्स के लिए लीस्ट काउंट वैरी भी करता है, कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, लीस्ट काउंट का जो फार्मूला वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर कैलिपर, ये भी किसी स्पेसिफिक वर्नियर कैलिपर के लिए ही होता है, सारे वर्नियर के लिए नहीं होता। तो अब सारे के लिए हम देखते हैं, हम एक जनरल देखेंगे कि जनरल लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट की वैल्यू क्या हो सकती है, कैसे लीस्ट काउंट फाइंड किया जाता है। फिलहाल अगर आप वर्नियर का यूज देखेंगे तो यहाँ मैंने यूज लिख दिया है, जितना भी यूज मैंने बताया था वो यहाँ लिख दिया है, आपके सामने है, आप नोट कर सकते हैं या वीडियो में पॉज करके बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखेंगे कि हम वर्नियर कैलिपर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।